जी पेज नंबर 184 पे थे हमें। ये लास्ट फार्मूला समझ आ गया था? बिजनेस साइकिल के फार्मूले की जरूरत कब नहीं है? एक पेज नंबर 187 पे दोबारा चलेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज मेरी आ रही? जी फैसला वालेकुम सलाम। पेज 187 से दोबारा स्टार्ट करना। जो मैंने आईएएस 8 के क्वेश्चंस रिवाइज करने को कहे हैं, घंटे में सही रिवाइज हो गया? क्या दोबारा देखने से चीजें सारी याद आ जाती हैं? देखी नहीं असल में, वरना याद तो आ ही जाता। नहीं, देखने से याद आ जाता है क्या हुआ था, क्यों हुआ था। क्योंकि सर ये रिवाइज करने से याद नहीं आ रहा तो फिर ये वरिंग साइन है। अगर याद करने दोबारा देखने से चीजें याद आ जाती हैं तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। मतलब मेरी इस बात का है कि ये ना पिछला भूलता जाए और आगे हम चलते जाएं, इसका तो डेफिनेटली कोई फायदा नहीं है। बार बार रिवाइज करने से पिछला और पक्का होता जाना चाहिए आगे, ताकि हम सही तरह बढ़ सकें। ये जज़ाकल्लाह फैसल, आपकी सजेशन अच्छी है, लेकिन ये आपकी सजेशन जरा बच्चों से शेयर करने वाली नहीं है। या इस तरह मैं करता हूँ, जरा इसके लिए कोई ऐसा वक्त ढूंढता हूँ कि बच्चे मेरी बात का बुरा ना बनाए। पर बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्रीड हूँ, बच्चों को इंशाल्लाह तैयार करते हैं। ये पेज नंबर 187, पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं इस क्लास में? क्या हो गया? पेज 187 पे सर ये समय बात सिर्फ ये हो रही थी, बिजनेस साइकिल का मीनिंग ये है कि सप्लायर को पेमेंट करने के दिन से लेके कस्टमर से कैश मिलने तक जो टाइम पीरियड है वो काउंट करके बिजनेस साइकिल। तो फर्स्ट सिनेरियो में 46 डेज बनते थे 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक। देन मैंने आगे आपसे ये कहा था कि डेट्स अगर अवेलेबल हो फिर तो डेट्स गिन ली और बात खत्म हो गई। लेकिन अगर डेट्स अवेलेबल ना भी हो तो इन्वेंट्री डेज और डेटर डेज को प्लस करके भी ये फिगर आ जाती है, अगर क्रेडिटर डेज ना हो। अगर क्रेडिटर्स डेज ना हो तो सिर्फ किस किस को प्लस करना है। लेकिन अगर क्रेडिटर डेज भी हो फिर आपकी बिजनेस साइकिल्स तभी सही कैलकुलेट होगी जब आप क्रेडिटर डेज को माइनस करेंगे। पहले मैंने 26 बताए हैं आपको डेट से, लास्ट सेकंड एग्जांपल देखो, और फिर एंड में मैंने आपको ये बताया कि यही 26 निकालने का अल्टरनेट ये है कि हम इन्वेंट्री डेज और डेटर डेज को प्लस कर दें और क्रेडिटर डेज अगर हैं तो उनको माइनस करेंगे तो फिर आंसर सही आएगा। असूलन बिजनेस साइकिल प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप रियल लाइफ में हो तो आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? आपके पास डेट्स होंगी, आपके पास पेमेंट डेट से लेकर रिसीट डेट तक गिन लेंगे दिन। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेट्स ना हो तो पेज नंबर 184 के एंड पे वापस आ जाए, फिर हम इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट कर लेंगे, डेटर डेज कैलकुलेट करके प्लस कर लेंगे और क्रेडिटर डेज को अगर माइनस कर लें तो क्या आंसर वही आ जाएगा जो आता है। असल बात सिर्फ ये हुई है, फार्मूला तभी है अगर डेट्स ना हो। लेकिन ये फार्मूला कैसे हेल्प करेगा अगर डेट्स नहीं है? इन्वेंट्री और डेटर डेज को प्लस करके और क्रेडिटर डेज को माइनस करके ही हेल्पफुल हो। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन अदरवाइज? पेज नंबर 185 पे आना। लेकिन क्या ये अज्यूम किया जाए कि आपको फार्मूला सारे समझ आ गए फिलहाल? बाकी डेफिनेटली ये याद एकदम नहीं होंगे, इसको याद करने का बेस्ट तरीका ये है कि इसकी प्रैक्टिस की जाए, इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। जब आप बार बार फिगर सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो इस वक्त सिर्फ ये है कि जो बात हो रही है उतनी समझ आ जाए और कोशिश जारी रखी जाए। बाकी हर चीज शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन आप जैसे नौजवानों के सामने जब मुश्किलात आती हैं तो वो खुद ब खुद ही हल हो जाती है। जी रेशो नंबर 11 पे हमें पेज नंबर 185 है, रेशो नंबर 11 है। भाईजान मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी और फिर एक दफा कर रहा हूँ, लेकिन सबके सामने करने वाली नहीं है। वो कुछ अर्से पहले रिक्वेस्ट की थी, काइंडली इसको हम हर वक्त ज़हन में रखा करें।
सबके सामने बताना बार बार अच्छा नहीं लगता। नंबर 11 शुरू करें सर, बल्कि यहाँ से सॉरी मेन हेडिंग दोबारा आ गई। पेज नंबर 183 पे रहना। कैटेगरीज ऑफ रेशियोज भी हैं। पहली 3 कैटेगरीज की हेडिंग थी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट 4 से लेके जो 10 तक हमने पढ़ी है, इसके बहुत से नाम है, ये भी परेशान होने वाली बात नहीं, थोड़ी सी वर्किंग करेंगे याद हो जाएगा। एफिशिएंसी, टर्नओवर रेशियोज, यहाँ से ऑनवर्ड अब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से बहस होगी, प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से। तो सबसे पहले आ जाए रेशियो नंबर 11, हेडिंग आ गई है टोटल एसेट टर्नओवर और स्लैश करके लिखा हुआ नेट एसेट टर्नओवर। स्लैश का यहाँ मीनिंग है कि इसी फॉर्मूले को टोटल एसेट टर्नओवर के साथ साथ नेट एसेट टर्नओवर भी कहते हैं, मतलब ये को डिवाइड बाय नहीं है यहाँ। इस फॉर्मूले के 2 नाम हैं, या इसे टोटल एसेट टर्नओवर बोलते हैं या इसे नेट एसेट्स टर्नओवर बोलते हैं। और ब्रैकेट में एक और लिखा हुआ है यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल एसेट्स। तो सिर्फ आप पहला नाम टोटल एसेट्स टर्नओवर ज़हन में रखते हैं, जरा फॉर्मूले पे आ रहे हैं। नेट सेल्स है फॉर्मूले में, नेट सेल से यहाँ मुराद है, नहीं हाँ जी, सेल का मतलब है अगर सिर्फ सेल वर्ड लिखा हो तो कैश भी है और क्रेडिट भी है। नेट का यहाँ मतलब है सेल और रिटर्न्स माइनस होंगे, तो एक बल्कि वर्ड बीच में लगा ही लें, नेट टोटल से। नेट टोटल से नेट का मीनिंग क्या है? नहीं, नेट 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 सेल लेस सेल रिटर्न्स, लेकिन टोटल मींस कैश सेल भी होंगी और क्रेडिट सेल भी होंगी। जब पिछले पेज पे याद रहा, जब डेटर्स की टर्नओवर वगैरह की बात हो रही थी, पिछला पेज देखो, तो वहां नेट क्रेडिट सेल, डेटर्स का लिंक सिर्फ क्रेडिट सेल से है, यहाँ हम टोटल सेल की बात कर रहे हैं। और अगर आपके सामने सिर्फ सेल लफ्ज बोला जाए तो प्रॉफिट लॉस में लाएंगे सेल, कैश सेल या क्रेडिट सेल, दोनों, टोटल सेल, ठीक है। डिवाइड बाय देन हो रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज का मीनिंग वही है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, अगर ओपनिंग अवेलेबल है, और अगर ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग ही एवरेज है। लेकिन आगे जो वर्ड्स आए कैपिटल एम्प्लॉयड, इनकी अभी थोड़ी देर बाद बड़ी लंबी डिटेल में डिस्कशन होनी है, लेकिन आप इस तरह करें फिलहाल कैपिटल एम्प्लॉयड जहां लिखा हुआ है इसके साथ ही ब्रैकेट खोलना जरा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान में लाएं। अगर बिजनेस की इक्विटी उठा ली जाए, इक्विटी का टोटल, इक्विटी में बता दें क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, सरप्लस, जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सारे मिला के इक्विटी, सारी इक्विटी उठा ली जाए और प्लस उसमें अगर लॉन्ग टर्म लोन्स कर लिए जाए, नॉन करंट लाइबिलिटीज में से नॉन करंट लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स अगर प्लस कर लिए जाए, इन अदर वर्ड्स नॉन करंट लोन्स, बस लॉन्ग टर्म लोन्स लिख लें, बाकी फिर लॉन्ग टर्म लोन्स होते कहाँ हैं? करंट लाइबिलिटीज में या नॉन करंट? नॉन करंट लाइबिलिटीज में से लॉन्ग टर्म लोन्स उठा के अगर इक्विटी में जमा कर दिए जाए तो जो फिगर आएगी उसका नाम कैपिटल एम्प्लॉयड। इन अदर वर्ड्स इसका मीनिंग ये है कि बिजनेस में शेयर होल्डर्स के पैसे बाय द नेम ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर्स के पैसे, और लोन प्रोवाइडर्स के पैसे, बैंकों के पैसे, लॉन्ग टर्म पैसे। इन अदर वर्ड्स बिजनेस में जो टोटल लॉन्ग टर्म पैसे हैं, चाहे शेयर होल्डर्स हैं या बैंकों से आए हो, उनको इकट्ठा अगर कर लिया जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड एक टर्म यूज होती है। इसमें क्या जमा कर लें तो क्या चीज बन जाती है? बिजनेस में कुछ शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, वो इक्विटी की फॉर्म में है, और कुछ लोन्स लिए होते हैं। तो जो लोन्स हैं उनमें से लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, वो बिजनेस के लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस जो होते हैं, अगर उनको इक्विटी के पैसों के साथ प्लस कर लिया जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड की एक टर्म बन जाती है। तो इस रेशो में देखा ये जा रहा है, फॉर्मूला देखा था, इस रेशो में कंपेयर किया जा रहा है कि सेल अगेंस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। क्या कम पैसे लगा के ज्यादा सेल होनी चाहिए या ज्यादा पैसे लगा के कम सेल होनी चाहिए? फर्स्ट सपोज 2 कंपनीज है, पहले देख लीजिएगा। सपोज कंपनी ए की सेल है, नेट टोटल सेल 200 मिलियन, और इसका कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज है 100 मिलियन। व्हाट इज 200 मिलियन? नेट सेल्स। व्हाट इज 100 मिलियन? आंसर आपका आएगा
टू टाइम्स मैंने क्यों लिखा? बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें। नहीं, इसको एक्सप्लेन कर लेते ना। नेट सेल्स आर टू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सीई, कैपिटल एम्प्लॉयड। एक और एंगल से जरा देखें, ये 2 जो मैंने लिखा है, क्या इसका डिवाइड बाय 1 भी है? 2/1। क्या अगर 1 है तो क्या 2 है? 1 रुपया अगर बिजनेस में एम्प्लॉय हुआ है तो उसके बदले में 2 रुपए कमाए। इन अदर वर्ड, सेल्स दुगनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड के अगेंस्ट। हर 1 रुपया ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के अगेंस्ट 2 रुपए सेल हुई है। और अगर 100 मिलियन कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है तो हमने 200 मिलियन कमाया। इट मींस जो सेल्स हैं वो 2 टाइम्स मींस दुगनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, समझ आ गई? लेकिन कंपनी बी सपोज 50 मिलियन उसकी सेल है, लेकिन सपोज 10 मिलियन कैपिटल एम्प्लॉयड है। आंसर 5 टाइम्स। क्या चीज किसका 5 टाइम्स? नेट सेल्स आर 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। हायर द बेटर, लोअर द बेटर। वाई? कम लगा के ज्यादा, कम से कम लगा के पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाना अच्छा है। लिखें, जगह है। ये काइंडली जो लास्ट लाइन में ये दरवाजा जरा खोल दीजिएगा मेरे ख्याल। ये एसी चलाना जरा, डायरेक्टली हवा पड़ती है मेरे ख्याल, रहने में। शीशा खोल, अंदर खोल दो, दरवाजा अंदर की तरफ खोल। जी, इसकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। ये रेशो बता क्या रही है? हाउ मच टाइम द सेल्स आर इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी ए देखें, हाउ मच सेल्स आर इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड? 2 टाइम्स। इन कंपनी बी 5 टाइम्स। द हायर द रेशो, द मैक्सिमम द रेशो, द बेटर इट इज। ठीक है? एनी कंफ्यूजन फाइंडिंग? देन इसके बाद जो रेशो नंबर 12 है, बल्कि 12, 13, 14, 15, इनको इकट्ठा डिस्कस किया जा सकता है। सिर्फ इनके नाम जरा पढ़े पहले। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस सेम में रखा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, एक्सपेंसेस रेशो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशो। बस 15 पे रुक गए। 12, 13, 14, 15 को समझने के लिए एक मिनट बोर्ड पे देखो। ये मैं एक आसान सी एग्जांपल लिख रहा हूँ इन रेशियोज को समझाने के लिए। तो अगर आपको कोई नोट करने की जरूरत पड़ी तो कर लीजिएगा, कर लीजिए, लेकिन पहले बात सुन लीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लाके जरा तरतीब से चीजें बोलना शुरू करें। एक मिनट।
Let's assume sales are 1000 rupees in 1000. आगे क्या आता है? Cost of sales कैलकुलेट होती है, suppose 650,000 कैलकुलेट होगी, therefore gross profit is 350 बनेगा शायद। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम ऐड होती है लेस होती है? लेट्स अज्यूम 10,000 इज अदर इनकम। सेलिंग एक्सपेंसेस ठीक है माइनस, सपोज 50 एडमिन एक्सपेंसेस लेट्स अज्यूम 30। फाइनेंशियल चार्जेस वर्ड सुना कभी? एक सेकंड जरा यहां तक कैलकुलेट कीजिएगा। 50 प्लस 10 माइनस 50 माइनस 30। रेशियो नंबर 13 जरा एक नजर देखें। रेशियो नंबर 13 में एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो मैं डिस्कस करता हूँ क्या होती है, उसकी ब्रैकेट पड़ा नीचे, उसी के नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इन अदर वर्ड्स, अगर फाइनेंशियल चार्जेस से पहले प्रॉफिट निकाल लिया जाए, किस से पहले, दोबारा वर्ड देखें, टैक्स और इंटरेस्ट से पहले अगर प्रॉफिट निकाल लिया जाए तो उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो अगर मैं तरतीब से चलूं तो किसके बाद प्रॉफिट अगर निकाल लिया जाए? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करके सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस लेस करके किससे पहले निकाल लिया जाए? चलिए इसको एक मिनट बाद फाइनल करते हैं जरा। पहले जरा फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंशियल चार्जेस जरा ज़ूम कर लें। लेट्स अज्यूम सपोज 50। बड़ा प्लीज सीरियस ना करें, क्या होगी? देन अगर टैक्स इन्वॉल्व है, याद है टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 230। टैक्स सपोज है 100, देयरफॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 180। अब पहले जरा ये 280 फाइनल करें मेरे साथ। इस सेंटेंस क्या लिखा हुआ पॉइंट नंबर 13 में? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट। ये जो 130 है ये बताएं क्या? इट इज आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर टैक्स है, आफ्टर फाइनेंशियल चार्जेस। ये प्रॉफिट 230 जरा ज़हन में रख के बताइए क्या? ये सिर्फ बिफोर टैक्स है, ये सिर्फ बिफोर टैक्स है। लेकिन अगर प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया जाए बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट तो 280 ठीक है। फिर अब ये 280 किस से पहले? फाइनेंशियल चार्जेस और टैक्स से जो पहले है उसे रेशियो एनालिसिस में वर्किंग करते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। वैसे इसकी वर्किंग हमेशा जरूरी है स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बनाते हुए, लेकिन आपको रेशियो एनालिसिस में जरा इस प्रॉफिट का पता होना चाहिए। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? रिवर्स ऑर्डर में अक्सर बोला जाता है, तो उसी एंगल से याद कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। अब अपने पास 12 नंबर रेशियो देखें। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वर्ड लिखा हुआ है, उसके सामने फार्मूला देखें, सिंपल फार्मूले ही। अगर ग्रॉस प्रॉफिट उठाया जाए और सेल्स, नेट सेल्स मींस टोटल नेट सेल्स से डिवाइड कर दिया जाए, इनटू 100 भी यहां आ रहा है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हो जाए। किसको उठा के किससे डिवाइड कर दिया जाए? कैलकुलेटर उठा लें जरा, बोर्ड से जरा ग्रॉस प्रॉफिट उठाएं 350, कैलकुलेटर पे उठा लें, डिवाइड बाय 1000 इनटू कर दें 100। फिगर बिल्कुल सिंपल है, मैंने जानबूझ के साथ सिंपल से रखी है। तो 350 डिवाइड बाय 1000 इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट इज 35% ऑफ सेल्स। नीचे है फॉर्मूला नंबर 13। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर उठाएं कैलकुलेटर में, 280 डिवाइडेड बाय 1000 into 100. Operating profit is 28% of sale. Formula 14, एक सेकंड छोड़ दें, 15 पे आए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो का फॉर्मूला पढ़ें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय
net sales 130 divided by 1000 into 100. Profit after tax is 13% of sale. आप जरा यहाँ रुक के मेरे वर्ड्स गौर से सुने। ये सर जी आपके सामने तीन रेशियोज आई हैं, 12, 13 और 15 मैंने पहले पढ़ी है। प्रॉफिटेबिलिटी को सेल्स की बेस पे चेक किया जा रहा है। तो सिर्फ बोर्ड पे अगर देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 35% ऑफ सेल्स सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 28% ऑफ सेल्स एंड नेट प्रॉफिट इज। अब इसमें फॉर्मूले नहीं लिखे हुए, कई आपकी बुक में स्टेप नहीं लिखे हुए, तो लेकिन अगर हम देखें तो और बहुत से फॉर्मूले बन सकते हैं। मसलन प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढना था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 230 है, 1000 है, तो 23% ऑफ सेल, 230 डिवाइड बाय 1000। तो पूरी जो इनकम स्टेटमेंट है सॉर्ट ऑफ, इसे सेल्स की बेस पे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोबारा शुरू से शुरू करना है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 35% ऑफ सेल्स। अब यहाँ रिलैक्स होकर सुननी नेक्स्ट बात, जरा एक सेकंड के लिए कॉस्ट ऑफ सेल देखा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 30% है, सॉरी 35% है, तो कॉस्ट ऑफ सेल फिर सेल्स की कितने परसेंट होगी? तो इस तरह भी बोला जा सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल इज 65% ऑफ सेल, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज 35% ऑफ सेल। आगे जरा चल रहे हैं, जरा कॉस्ट देखिएगा। अदर इनकम इज 10 नहीं, 1% ऑफ सेल। लिख के देखें, 10 बाय 1000, 10 बाय 1000 इंटू 100, 1% ऑफ सेल। सेलिंग एडमन को भी सोचा जा सकता है। सेलिंग एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल। सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद एडमिन एक्सपेंसेस आर 30 लिखा हुआ है। आई होप के अकाउंटेंट से बात हो रही है। 3% ऑफ सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 28% ऑफ सेल। फाइनेंशियल चार्जेस आर 5% ऑफ सेल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 23% ऑफ सेल। टैक्स इज 10% ऑफ सेल एंड फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज। तो अब जरा एक सेकंड के लिए रेशियो नंबर 14 देखें। वो एक्सपेंस रेशियोज लिखी हुई है। एक्सपेंस रेशियो बन सकती है यहाँ से, एक्सपेंसेस को डिवाइड बाय सेल। तो वहां 3 लिखी हुई है, मेरे ख्याल 3 से ज्यादा भी बन सकती हैं। मसलन क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय एडमिन डिवाइड बाय सेलिंग डिवाइड बाय फाइनेंशियल डिवाइड बाय टैक्स डिवाइडेड बाय। तो पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को अगर सेल्स की बेस पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी आ सकती हैं और एक्सपेंस रेशियोज भी आ सकती हैं। तो आई होप कि कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। इसे हमारा याद ये रखना है, सारी रेशियो देखें 12, 13, 14, 15 इंटू 100 भी हो रहा है, तो यहाँ आंसर फिर परसेंटेज में आएगा। 28%, 13% साथ फिर लगाना होता है। जिस तरह पेज नंबर 183 पे जाए, पहली रेशियो जो थी वो रुपीज में थी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फिर अगली दोनों रेशियोज टाइम्स में थी। नेक्स्ट पेज पे फिर डेज की गेम आई, डेज से वीक्स की जहन में आए, वीक से मंथ बन गए। तो ये भी काइंडली याद रखने की जरूरत होती है कि कौन सी रेशो परसेंटेज में है, डेज में है, वीक में है, एक्सेट्रा। 12 से लेके 15 तक सारी रेशियोज फाइनली परसेंटेज में आंसर आ रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? इसको भी लिखने की जरूरत है। किस को सेल की बेस पे डिवाइड किया हुआ? सारी स्टेटमेंट एक्सपेंसेस हो या प्रॉफिट हो, सेल्स की बेस पे कन्वर्ट कर लें तो परसेंटेज में आंसर आ जाए। मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ पे? चलो ब्रेक करना, मेरे ख्याल एक दफा दोबारा शुरू करते हैं। पेज नंबर 184, 5 से शुरू करेंगे दोबारा। 4 बजे तक वापस आने की कोशिश करें।
ये फर्क सब इंटरप्रिटेशन याद करनी, लेकिन इंशाल्लाह साथ साथ याद हो जाएगी, इसकी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह इससे याद हो जाए। बस जितनी बातें मैं फिलहाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी कर लें, इंशाल्लाह क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो ये कोई इशू नहीं, साथ साथ याद हो जाए। चलिए कंडी इकट्ठे हम रेशो नंबर 16 पे अब आ गए। लेक्चर से अपलोड हो रहा है, वो बच्चे कह रहे पिछला भी बनाते हैं, ये मुझे बताइएगा मगर की तरफ कौन कौन सा रहता है। जी रेशो नंबर 12, 13, 14, 15 समझ आ गई। चलें यार शुरू करेंगे। ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़ी हमने 12, 13 और 15, ये हायर होनी चाहिए लोअर? प्रॉफिट परसेंटेज एज अ सेल ज्यादा होनी चाहिए कम? और रेशियो नंबर 14 जरा देखें, एक्सपेंस रेशियोज ज्यादा होनी चाहिए कम? एक्सपेंस रेशियोज कम होंगी तभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ज्यादा होंगी। इनकी जरा इंटरप्रिटेशन एक एक नजर देखा। 12, 13 और 15 में हायर द बेटर लिखा हुआ और 14 में लोअर द बेटर क्यों लिखा हुआ? एक्सपेंसेस कम होंगे तभी प्रॉफिट ज्यादा होगा। चले मेरे ख्याल अब खजात इकट्ठे हो गए तो 16 पे आ रहे। 16 का नाम पढ़े, रिटर्न ऑन एसेट से पहले एक टोटल वर्ड लगा लेना। नहीं, रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो नंबर 16। नहीं, एसेट्स पे कितना कमाया फॉर्मूला मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ एसेट से मुराद है टोटल एसेट्स। असल में ये फॉर्मूला इस तरह भी हो सकता है, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स अगर हो जाएगा तो इसका मतलब करंट नहीं लेने पर। ये फार्मूला ऐसे भी हो सकता है, रिटर्न ऑन करंट एसेट्स, सिर्फ नॉन करंट नहीं लेने। अगर रिटर्न ऑन एसेट्स है तो इसका मतलब फिर आपने टोटल एसेट्स लेने। तो ये मैंने टोटल लगाया तो है, लेकिन अगर ना भी लगाओ तो रिटर्न ऑन एसेट्स मींस टोटल एसेट्स की बात हो रही है। फार्मूला सर इस पे है। अब मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताए, उनको जरा ज़हन रख के जरा फार्मूला पढ़ें। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स किस चीज का नाम है? लिख लें जरा साहब। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मगर की बात कर। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। एवरेज वर्ड जहां जहां आएगा उसका मीनिंग होगा, मतलब फॉर एग्जांपल आप टोटल एसेट्स के एंगल से बात हो रही है, अगर आप 2022 में है तो 2021 वाले सारे एसेट्स का टोटल ओपनिंग हो जाएगा, 2022 के सारे एसेट्स का टोटल क्लोजिंग टोटल हो जाएगा, प्लस होके डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और अगर पिछला साल है ही नहीं तो करंट ईयर का एसेट्स का टोटल ही एवरेज होता है। इस फॉर्मूले को अगर एज इट इज देखा जाए तो प्रॉफिट का कंपैरिजन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कंपैरिजन टोटल एसेट्स के साथ हो रहा है। क्या ज्यादा एसेट्स और कम प्रॉफिट, या कम एसेट्स और ज्यादा प्रॉफिट? सोच प्रॉफिटेबिलिटी है। तो क्या कम से कम एसेट्स से ज्यादा प्रॉफिट अच्छा है, या बहुत ज्यादा एसेट्स और थोड़ा सा प्रॉफिट? तो हायर द बेटर ही बनेगा।
एक नजर नीचे आ रहा है। इंटरप्रिटेशन टोटल एसेट्स इंक्लूड, मैंने बात वैसे कर ली अभी, बोथ करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। हाउएवर समटाइम्स, इसको अंडरलाइन करें, हाउएवर समटाइम्स रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स इज आल्सो कैलकुलेटेड। ये रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स अगर लिखा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज नॉन करंट एसेट्स। हायर द बेटर, लोअर द बेटर। कितना प्रॉफिट बेटर है? इतना हो जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए, उसकी लिमिट ही कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए उतना ही बेहतर है, तो हायर द बेटर। एक नजर पढ़ने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज? तो इस वक्त सिर्फ आपका काम फॉर्मूले देख के जरा समझना है, और जो मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ उसे अंडरस्टैंड करना है। बाकी इंशाल्लाह फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और इंटरप्रिटेशन भी आराम से आपको याद दहानी इसकी हो जाएगी। असल काम क्वेश्चंस है, तो इनिशियली पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए। मेन काम यही है कि फिर क्वेश्चंस करके इसे फाइनल करेंगे। चलो आगे, पेज नंबर आ गया 186, रेशियो नंबर 17। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें अब आने लगी हैं। लिखा हुआ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक सेकंड के लिए जाएं जरा रेशियो नंबर 11 पिछला पेज पर। कैपिटल एम्प्लॉयड एक वर्ड आया था रेशियो नंबर 11 में, उसका मैंने क्या मीनिंग बताया था? वापिस आए 17 पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पढ़े, इसकी एब्रिविएशन बनी हुई ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, एक सेकंड जरा, साथ एब्रिविएशन एक है, ये अक्सर एब्रिविएशन यूज हो जाती है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल ROCE। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन मेरा ख्याल है रादर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये या ठीक है, ऐसा दोनों तरह हो जाएगा, लेकिन वर्ड्स भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। आंसर परसेंटेज में होगा। किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? प्रॉफिट का कंपैरिजन उन पैसों से हो रहा है जो बिजनेस में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने या आउटसाइडर्स के भी मिला के, अपने और बैंकों के मिला के जो लगे हुए हैं, उसका कंपैरिजन प्रॉफिट के साथ हो रहा है। क्या ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉय करके ज्यादा प्रॉफिट, या कम एम्प्लॉय करके कम प्रॉफिट? कम एम्प्लॉय करके ज्यादा से ज्यादा, कम कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। क्या ख्याल है? हायर द बेटर, लोअर द बेटर? इसकी सेकंड इंटरप्रिटेशन पे है जरा नीचे सीधा। द रेशियो शोज द रिटर्न ऑन टोटल फंड्स, टोटल फंड्स अंडरलाइन करें, इन्वेस्टेड इन बिजनेस। द हायर द रेशियो द बेटर इट इज। अब जो मैंने टोटल फंड्स आपको अंडरलाइन करवाया, उसको समझने के लिए आखिरी कॉलम, रेशियो नंबर 17 के आखिरी कॉलम में जहां फॉर्मूला आपने पढ़ा, उसके नीचे बी में आ जाए इकट्ठे। किस रेशियो में है आप? किस कॉलम में है? लास्ट कॉलम में। और किस फॉर्मूले को आप देखने लगे हैं? बी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। एक थोड़ी सी एफर्ट और करना है, फिर मैं इसकी डिस्कशन डिटेल में स्टार्ट करता हूँ। इसी के नीचे एक सी बना हुआ है, अपने जहन में एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया हुआ है। अगर एक रिकंसाइल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसमें जो टोटल एसेट्स होते हैं वो इक्विटी और लायबिलिटीज के सम के बराबर होते हैं। किसका टोटल से बराबर होता है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। आपने कभी अकाउंटिंग इक्वेशन सुनी है? क्या फॉर्मूला अकाउंटिंग इक्वेशन? हाँ, दो तरह से सुनी होगी आपने, दो तरह से। एक मुझे आवाज आ रही है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, लेकिन डेफिनेटली एसेट्स का यहाँ मतलब है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटीज। अब टोटल लायबिलिटीज मींस के, और इसी तरह टोटल एसेट्स मींस करंट और नॉन करंट दोनों शामिल है। इसी को बेटा रीअरेंज भी किया जा सकता है। इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, हिम्मत, अगर बिजनेस के टोटल एसेट्स में से बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दी जाए, तो जो फिगर है उससे वो जो फिगर आएगी उसे इक्विटी के इक्वल होना चाहिए। एक रिकंसाइल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में
टोटल एसेट्स में से अगर टोटल लायबिलिटीज माइनस की जाए तो फिगर इक्विटी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यहां तक मेरी बात। और इन अदर वर्ड्स टोटल एसेट्स में टोटल एसेट्स को इज इक्वल टू इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटीज। हम जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं वो शायद फर्स्ट वे से बनाते हैं। पहले टोटल एसेट्स लिखते हैं, सम कर देते हैं, फिर हेडिंग आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पहले इक्विटी लिख देते हैं, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज लिख के उसका जो सम है वो टोटल एसेट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैच हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे और एक्सप्लेन करने लगा हूं, मेरे साथ साथ प्लीज रहना आपको। क्या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि इक्विटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। अब मैंने इसे ब्रैकेट में कर दिए तो दरमियान में माइनस का साइन आ गया, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज माइनस होंगी तो इक्विटी बन जाएगी। कोई नई बात? कोई नई बात? अब ऊपर जरा जाए जहां बी पढ़ा आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड किस किस का सम है? लॉन्ग टर्म लोन्स कहां होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? नॉन करंट लायबिलिटीज में होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज में होते हैं। तो यकीनन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक सीधा तरीका तो ये है, इक्विटी उठा लें और इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज में से लॉन्ग टर्म लोन्स उठा लें, इन दोनों का सम कर दें, सम करके कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। लेकिन फुल कंसंट्रेशन जरा दोबारा जरा ज़हन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं। इसका एक रिवर्स फाइंड आउट करने का भी कैपिटल एम्प्लॉयड का तरीका हो सकता है। अगर मैं टोटल एसेट्स उठाऊं, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, और टोटल एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज माइनस कर दूं, ये तो इक्विटी आएगी। नहीं, जो मैं कह रहा हूं आपने सोचा हो, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूं। अगर मैं सारे एसेट्स उठाऊं और उसमें से सारी लायबिलिटीज माइनस कर दूं, फिर तो सिर्फ इक्विटी आएगी, सिर्फ इक्विटी है, सिर्फ इक्विटी बचेगी। टोटल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। नेट एसेट वर्ड बार बार बोल रहे हैं, वो टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके जो अमाउंट आती है उसे नेट एसेट्स भी कह देते हैं, लेकिन वो नेट एसेट्स इक्विटी के बराबर होते हैं। तो नेट एसेट्स इक्वल टू इक्विटी। बच्चे हैं जरा ये, इन्होंने शायद ये लफ्ज ना सुना, वही है। तो टोटल एसेट्स में अगर टोटल लायबिलिटीज माइनस करें तो क्या फिगर आ जाएगी? इक्विटी आती है। लेकिन बेटा अगर मैं टोटल एसेट्स उठाऊं फुल कंसंट्रेट और उसमें से सिर्फ करंट लायबिलिटीज माइनस कर दूं, तो क्या क्या बचेगा? ना आराम नाम से, इक्विटी भी बच जाएगी और नॉन करंट लायबिलिटीज बच जाएगी। अगर मैं टोटल एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो सिर्फ इक्विटी रह जाएगी, इज इक्वल टू इक्विटी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं टोटल एसेट्स में से सिर्फ करंट लायबिलिटीज माइनस करूं तो फिर जो मेरा आंसर होगा उसमें क्या क्या आ रहा होगा? इक्विटी भी आ रही होगी और नॉन करंट लायबिलिटीज भी आ रही होगी। तो अगर कभी हमें इंफॉर्मेशन ना मिले डायरेक्टली मिल जाए, बी देखें, इक्विटी उठाएंगे, लोन्स उठाएंगे, इंशाल्लाह कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। लेकिन अगर कभी रिवर्स वर्किंग पड़ गई हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए, तो रिवर्स ऑर्डर में फॉर्मूला सी देखा जरा क्या बन जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज ओनली विल बी इक्वल टू इक्विटी प्लस नॉन टर्म लायबिलिटीज, विच मींस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक ऑल्टरनेट तरीका है जो सी में लिखा हुआ, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज मेरी ये इक्वेशन रीअरेंज करवा सकते हैं आप? अगर मैं इस इक्वेशन को बनाना चाहूं, हिम्मत गिरेगा जरा सही, इक्विटी में नॉन करंट लायबिलिटीज शामिल करना चाहूं, पहले देखें बाद में लिख लीजिएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटीज, या इसे सॉल्व कर लेते हैं एक मिनट, ठहरे ये इक्वेशन इस तरह सॉल्व हो सकती है। पहले ये देखें, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, ब्रैकेट खोल दिए मैंने। अब मैं अगर इसे इस तरह बनाना चाह रहा हूं, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज,
बना सकता हूँ? नॉन करंट लायबिलिटीज इधर आके प्लस हो गई, इज इक्वल टू बताएं क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। डन है? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज विल बी इक्वल टू द इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी मींस कैपिटल एम्प्लॉयड। नोट कर लें जरा, पेज नंबर 186 के स्टार्ट पे ये लिख लें दो तीन चीजें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ हैं प्लीज। जी एनी कंफ्यूजन एनीवन? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, नहीं आप वही फॉर्मूला ध्यान रखें, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। ऑल्टरनेटिवली अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हो, एंड टोटल एसेट्स मींस नॉन करंट प्लस करंट। ये अगर नोट कर लिया तो बता। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। कोई अगर लिख रहा तो करनी बता दो। नोटेड है सर? रेशियो नंबर 17 पे ही हम हैं। अब आप सेकंड बॉक्स जो बना हुआ है जिसमें नाम लिखा हुआ था, काइंडली उस पे आए। नाम के नीचे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जहां लिखा उसके नीचे लिखा हुआ लॉन्ग टर्म लोन्स। फुल हिम्मत रहा, लॉन्ग टर्म लोन्स को कभी कभी क्वेश्चन बनाने वाला लॉन्ग टर्म डेट भी कह देता है। लॉन्ग टर्म डेट किसके लिए ऑल्टरनेट वर्ड है? लॉन्ग टर्म लोन्स। अब जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, उस लॉन्ग टर्म डेट्स की भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। हमें तो शायद सिर्फ ये पता है फिलहाल कि बैंक से अगर लोन लिया हो और वो मोर देन 1 ईयर के बाद रीपे करना हो, प्लीज मोर देन 1 ईयर के बाद रीपे करना हो, तो लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म डेट है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो डिफरेंट नेम से भी मार्केट में बोले जाते हैं। नीचे जो लिखा हुआ है उसको एक एक करके आराम आराम से मेरे साथ साथ, जहां जरूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा।
हम इस ये डिस्कस करने लगे हैं कि लॉन्ग टर्म लोन्स किन किन नामों से सवाल में मौजूद हो सकते हैं। इक्विटी की बात होने लगी है, लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स डिफरेंट नेम से क्वेश्चंस में आ जाते हैं, वो कौन कौन से नाम है उनको हम देखना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए ऑल्टरनेटिवली यूज हो जाते हैं। सबसे पहले एक लिखा हुआ है TFC, ये एक एब्रिविएशन है, इसको एक्सप्लेन करूं। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। डिफरेंट सिचुएशंस में लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए डिफरेंट वर्ड्स हैं। डेफिनेटली इनकी कोई लीगल इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंपली लॉन्ग टर्म लोन्स है। मीन्स से कभी अगर TFC वर्ड आ जाए तो पहले तो उसका मीनिंग क्या हुआ करेगा, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑफ अकाउंटिंग ये क्या चीज है, ये लॉन्ग टर्म लोन। तो इसकी जितनी डिटेल में जाने की जरूरत होगी बस मैं बताऊंगा, और अगर मैं उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा तो काइंडली अपना जाइएगा, क्योंकि वो फिर अकाउंटिंग की बहस नहीं है, वो फिर लीगल बहस है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं। अगर कभी टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट के नाम से आपको कोई अमाउंट नजर आए तो वो सिंपली क्या होगी, डिबेंचर। मेरा गुमान है आपको पता है। बोरिंग कॉस्ट के पेज नंबर ढूंढना शुरू करें जरा, पेज नंबर ढूंढे, तकरीबन 60s में जाएं, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले एक स्टोरी ढूंढो, पेज नंबर 60 89 चले, सॉरी पेज नंबर, चलो मैं देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढना आपने, पेज नंबर, बाकी सॉरी पेज नंबर 89 का स्टार्ट है। स्टार्ट में तो लिखा है कंपनी इशू शेयर्स, चलो इसी बहाने एंट्रीज बता दें। कंपनी ने अगर शेयर्स इशू किए हों, जिसने खरीदे हों शेयर होल्डर बन जाए जरा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट, कैश क्रेडिट, उसकी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, उसे डिविडेंड मिलना। लेकिन अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हो तो मतलब इसका ये है कि कंपनी ने उधार लिया हुआ है। जनरल पब्लिक से उधार लिया जाए तो फिर डिबेंचर वर्ड इस्तेमाल हो जाता है। तो अगर कंपनी ने डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू करके लोगों से पैसे लिए हैं तो एंट्री बन जाएगी, देखें लेफ्ट साइड पर, कैश डेबिट, डिबेंचर पेएबल लायबिलिटी है, और शायद कहीं लिखा हो ब्रैकेट पड़े नॉन करंट लायबिलिटी है। नॉर्मली नॉन करंट लायबिलिटी है, ये पैसे नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद पे होंगे। तो डिबेंचर्स पेएबल सिंपली मींस लोन है, लायबिलिटी है, और किसकी लायबिलिटी है, जिसने इशू करके पैसे लिए, जिसने खरीदे होंगे डिबेंचर्स, उसकी एंट्री बोले, एंट्री बोले, एंट्री इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट, कैश क्रेडिट, उसका ये नॉन करंट एसेट है, उसे इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट मिल रहा है। जहां पे वहां डेफिनेटली ये बोरिंग कॉस्ट के एंगल से बहस हुई थी। तो डिबेंचर्स स्पेसिफिक बोरिंग भी हो सकते हैं और जर्नल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर ये डिबेंचर सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के लिए इशू हुए हैं तो ये स्पेसिफिक बोरिंग होगी, और अगर ये जनरल पर्पसेस के लिए डिबेंचर्स इशू हुए थे और कुछ पैसे क्वालिफाइंग एसेट में भी इस्तेमाल हो गए हैं तो ये जनरल बोरिंग भी हो सकती है। लेकिन वो बहस इस वक्त नहीं है, इस वक्त बात ये हो रही है कि डिबेंचर्स अगर कंपनी ने इशू किए हैं वो सिंपली एक नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लोन्स की एग्जांपल है। काइंडली वापस आ जाएं, आई होप कि कुछ याद आ गया। तो लॉन्ग टर्म लोन्स की पहली एग्जांपल में क्या लिखा हुआ था, TFC। दूसरी एग्जांपल है डिबेंचर। अगले वर्ड डरे बगैर पढ़े, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये मैं भी प्रेफरेंस शेयर्स की मैं डिटेल में भी डिस्कशन करता हूँ, इसको एक सेकंड छोड़ दें। नेक्स्ट लिखा हुआ है बॉन्ड्स या लोन स्टॉक, ये डिबेंचर्स ही का अल्टरनेट नाम है। कभी कभी डिबेंचर्स की जगह बॉन्ड लोन स्टॉक वर्ड भी यूज हो जाता है। तो इनकी किसी साइंस में हमें फर्दर नहीं जाना, किन किन की, TFCs, डिबेंचर, बॉन्ड वर्ड्स अगर कभी आ जाए लोन स्टॉक तो लॉन्ग टर्म लोन्स के नाम है। हमें जरा जरूरत पड़ेगी प्रेफरेंस शेयर्स के एंगल से डिटेल डिस्कशन की, तो आप लोगों ने काइंडली हिम्मत करके आना है पेज नंबर, बल्कि आगे चले पेज नंबर 188 पे आना। ये यहाँ से ऑनवर्ड्स अब कुछ शेयर्स की डिस्कशन हुआ करनी है, तो आपने प्लीज इसे साथ साथ समझ के आगे चलना है, ये चीजें मिक्स अप नहीं होनी चाहिए। वैसे इसमें स्पेस जरा कम है, स्पेस कहाँ मौजूद है, आप लोग इस तरह करें, पेज नंबर 182 पे आए राइट में। पेज नंबर 182 से पिछला जो पेज है वो आधे से ज्यादा खाली है, तो यहाँ जरा लिख लीजिएगा। मैं लिखवाने में इसलिए इंटरेस्टेड यहाँ हूँ कि जब कभी जरूरत पड़े तो मैं आपको फिर याद करा सकूँ कि आपने अपने पेज नंबर 181 पे लिखा, तो उसकी बेस पे फिर 188 पे क्या लिखा हो बाद में चलते हैं। और इस वक्त मैंने कह तो दिया कि आपने लिखना है, लेकिन लिखना रोक दें। पहले जरा लंबी सी एक स्टोरी है, मैं जरा बना लेने दें,
अकॉर्डिंगली आपको आइडिया हो जाएगा कि लिखना कैसे। तो इस वक्त बात हो रही है, इसका प्लीज बड़े आराम से सुन के समझना है, ठीक है सर। बात अब इस वक्त बेटा ये है कि शेयर्स जो होते हैं इनकी दो टाइप्स हैं, एक है ऑर्डिनरी शेयर्स, एक टाइप है ऑर्डिनरी शेयर्स, और दूसरी जो टाइप आज सामने आने लगी दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। अभी तक जितने आपने शेयर्स के एंगल से पहले मेरे से बातें सुनी नहीं है, कभी सुनी है वैसे? वो ऑर्डिनरी शेयर्स के एंगल से हैं, लेकिन उस जमाने में शायद अगर कभी ऑर्डिनरी वर्ड आया भी हो तो मैंने एक्सप्लेन ना किया हो। उसकी वजह थी ये थी कि हमने आज के दिन जरा ये डिफरेंस पढ़ना था। बाय डिफॉल्ट अगर मैं कभी शेयर्स की एंट्री पूछूं तो आई मीन टू से आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी शेयर्स, और आपके ज़हन में क्या एंट्री आ जाएगी? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, डिफरेंस कैन आइदर बी प्रीमियम और डिस्काउंट। तो विदाउट नेमिंग अगर मैं कभी बात करूं तो ऑर्डिनरी शेयर्स की बात हो रही होती है, लेकिन स्पेसिफिकली स्पीकिंग शेयर्स दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स भी और प्रेफरेंस शेयर्स भी। सबसे पहले आ जाए ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप एक कंपनी में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हो तो आपने ऑर्डिनरी शेयर्स अगर खरीदे हो तो कंपनी आपके ऑर्डिनरी शेयर्स के अगेंस्ट पैसे मिलेगी, पैसे मिलेंगे कंपनी को, कंपनी इसकी एंट्री करेगी, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, और शेयर कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू से क्रेडिट होता है, और डिफरेंस देयरफॉर प्रीमियम भी और डिस्काउंट भी आ सकता है। ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं इनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता। मतलब इसका ये है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड मिलता है तो उनकी कोई डिफाइंड परसेंटेज नहीं है, 10% मिलना है, 15% मिलना है, 20% मिलना है, ये कोई डिफाइंड नहीं है। हर साल जब प्रॉफिट आ जाता है तो मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है कि क्या इन प्रॉफिट्स में से नंबर 1 डिविडेंड देना भी है या नहीं। क्या हर साल डिविडेंड देना कंपलसरी है? हो सकता है मैनेजमेंट ये डिसीजन ले कि हमने ये प्रॉफिट्स रिटेन रखने हैं और बिजनेस में री इन्वेस्ट करने हैं ताकि हमारा बिजनेस और एक्सपैंड हो जाए, और देयरफॉर हमने इस साल डिविडेंड नहीं देना। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का ये डिसीजन होगा कि डिविडेंड डिक्लेयर होना है या नहीं होना है। मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है बेस्ड ऑन कि क्या इन्हीं पैसों की बिजनेस में जरूरत है या नहीं। तो प्लीज पहली बात यह है कि शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो कोई हर साल मिलना उन्हें कंपलसरी नहीं है। अगर मैनेजमेंट डिक्लेयर कर दे, मैनेजमेंट किसे कहते हैं? डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स के नुमाइंदे, डायरेक्टर्स जो कंपनी को मैनेज करते हैं। अगर डायरेक्टर्स डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो हर साल जरूरी नहीं है कि परसेंटेज सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं है तो डिसीजन हो सकता है कि इस साल फॉर एग्जाम्पल 15% डिविडेंड देना है, लेकिन अगर प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं तो ये भी डिसीजन हो सकता है कि डिविडेंड रेट 50%, 60%, 100% तक भी जा सकता है। ठीक है, तो मैंने लिखा डिविडेंड रेट इज नॉट फिक्स। कभी किसी सवाल में हमें 10% मिला है, कभी 15% मिल गया हो, तो ये वेरिएबल होता है। कौन सा डिविडेंड का रेट वेरिएबल होता है? ऑर्डिनरी डिविडेंड का रेट वेरिएबल होता है। असल में पूरी बात ये है, शायद थोड़ी सी और मैं रिवाइज कर लें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लाना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आ जाता है, वो प्रॉफिट फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाता है, चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम में चला जाता है, अगर ओपनिंग हो तो उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, फिर फाइनली इसके बाद डिविडेंड डिक्लेरेशन की डिसीजंस होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरा ध्यान में लाएं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कभी डिविडेंड नजर आता है आपको? डिविडेंड इज जस्ट लाइक ड्राइंग्स। वहां जमाने उस जमाने में वर्ड होता था ड्राइंग्स। ओनर्स जो बिजनेस से पैसे लेते थे, लेकिन जो शेयर होल्डर्स कंपनी से पैसे लेते हैं उसको ड्राइंग की जगह डिविडेंड वर्ड बोला जाता है। तो डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं है। दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाए। प्रॉफिट एंड लॉस में सारे एक्सपेंसेस लेस होने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो सारे एक्सपेंसेस लेस होने के बाद जब प्रॉफिट आता है फिर उस प्रॉफिट में से डिविडेंड का डिसीजन होता है। तो शेयर होल्डर्स को, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को
सबसे एंड में अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलना है। तो क्योंकि शेयर होल्डर्स के अगर एंगल से आप देखें तो शेयर होल्डर्स हाईएस्ट रिस्क ले रहे हैं। मैं बहुत कुछ बोली जा रहा हूँ, जो उसमें से इंपॉर्टेंट होगा लिखूंगा। शेयर होल्डर एक सेकंड बन के सोचें आप, आपको डिविडेंड कब मिलेगा? जब डिक्लेयर होगा। डिक्लेयर कब होगा? जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट भी होगा तो मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है कि हमने रिटेन ही करना है, फिर होता था फिर भी ना मिले। और फिर कब किस में से मिलेगा? उस प्रॉफिट में से जिसमें से सारे एक्सपेंसेस लेस हो गए और इवन टैक्स भी पे हो गए। क्या उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल लेस होगी? एडमिन सेलिंग लेस हो गए, फाइनेंशियल चार्जेस भी लेस हो गए, बैंकों के इंटरेस्ट भी लेस हो गए, गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया। तो सबको लेस होने के बाद अगर प्रॉफिट में बच रहा है और उसमें से आपको डिविडेंड मिल रहा है, और वो भी फिर हर साल पता नहीं मिलना है नहीं मिलना, एंड में आप कहते हैं कि डिविडेंड 5% मिलेगा। तो इतना रिस्क लेने के बाद भी अगर 5% 7% ही मिलना है, तो शेयर होल्डर्स शायद अट्रैक्ट ही ना हो कि वो बिजनेस में शेयर्स खरीद के ओनर बने। तो इसलिए अगर कभी प्रॉफिट हो जाते हैं तो फिर डिविडेंड के रेट को फिक्स नहीं रखा जाता, फिर वेरिएबल रखा जाता है। मींस अगर प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो डिविडेंड रेट भी ज्यादा होगा। हाँ, अगर प्रॉफिट्स नहीं होंगे, खुदा ना खासा लॉस हो जाएगा, तो फिर डिविडेंड का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शेयर होल्डर के एंगल से देखें तो वो हाईएस्ट रिस्क ले रहे हैं। किस एंगल से? डिविडेंड के एंगल से। मतलब पैसे अल्टीमेटली प्रॉफिट के आएंगे तो उन्हें डिविडेंड मिलना है। सब लोगों के पैसे सेटल होने के बाद प्रॉफिट बचेगा तो डिविडेंड मिलना है। तो इसलिए अगर हाईएस्ट रिस्क ले रहे हैं तो फिर वो ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उनका रिटर्न भी हाईएस्ट हो। ये रिटर्न का मतलब क्या होगा? डिविडेंड की शक्ल में जो उन्हें पैसे वापस आने हैं, वो भी फिर वो हाईएस्ट डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि उनका रिस्क भी ज्यादा है। एक और एंगल से चले जाए, फॉर एग्जांपल बैंक ने लोन दिया हुआ, बैंक ने लोन दिया हुआ, क्या बैंक का लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है? अरे फिक्स होता है, फिक्स होता है। बहुत रेयर चांसेस जो आप बच्चे बड़े हो गए हो, वो रेयर चीज है। नॉर्मली बैंक का रेट इसलिए फिक्स होता है क्योंकि बैंक रिस्क नहीं ले रहा होता। क्या बैंक प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट लेगा अपना। बैंक को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बैंक ने अपना इंटरेस्ट लेना। तो बैंक का रिस्क ज्यादा नहीं है, इसलिए फिर जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम भी होता है नॉर्मली और फिक्स भी होता है। और सेकेंडली फॉर एग्जांपल अगर कंपनी लोन लेके डिफॉल्ट करे, कंपनी लोन लेके डिफॉल्ट करेगा मतलब लोन लेने बाद में पैसे वापस ना करे, तो बैंक अगर लोन देते हैं तो वो कुछ सिक्योरिटी भी रखवाते हैं, कोई एसेट प्लेज सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखवाते हैं, मॉर्टगेज प्लेज वगैरह 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 वगैरह, बस 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 कोई एसेट भी एक सिक्योरिटी के तौर पे रखवाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी टाइम पे पैसे नहीं दे रही तो फिर वो उस एसेट को बेच के भी अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो बैंक्स के जो लोन होते हैं वो बैंक उसमें कम रिस्क ले रहा होता है, इस सेंस में कि एक तो उसका इंटरेस्ट फिक्स है, उसे मिलना ही मिलना है, और नंबर 2 अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो उस एसेट को बिकवा के अपने पैसे रिकवर कर सकता है जो उसने एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखा होगा। इस बहस के बाद वापस आ जाना शेयर होल्डर के पास। अगर कभी बिजनेस वाइंड अप हो जाए, अब ये बात आपको पता है, जरा सही रिवाइज करिएगा। अगर कभी बिजनेस वाइंड अप हो जाए तो क्या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस मिलेंगे? यस मिलेंगे, यस मिलेंगे। एक तरतीब है, एक तरतीब है। क्या ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस, क्या ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस शेयर होल्डर हैज अ राइट कि वो अपने पैसे कंपनी से आके वापस ले ले? एक एक्सेप्शन आपने बस पढ़ी है, वो भी किस केस में? कंपनी हैज अ डिस्क्रिशन, कंपनी हैज अ डिस्क्रिशन कि वो अपने इश्यूड शेयर्स को रीपरचेज कर सकती है। लेकिन वो कंपनी की डिस्क्रिशन है या शेयर होल्डर की चॉइस है? शेयर होल्डर हैज नो राइट कि शेयर खरीदने के बाद कंपनी से आके कहे मेरे पैसे मुझे वापस करें, शेयर्स में वापस करता हूँ। तो शेयर होल्डर को उसके पैसे भी अगर वापस होंगे तो तभी वापस होंगे अगर बिजनेस वाइंड अप होगा। अब आ जाए जरा वाइंडिंग अप पे, ये बात शायद पहले हो चुकी है। बल्कि वाइंडिंग अप में भी प्रोसीजर होता है। वाइंडिंग अप किसे कहते हैं? जब कभी बिजनेस बंद हो रहा हो तो उसे वाइंडिंग अप स्टेज बोलते हैं। उस वक्त भी ये होता है कि सबसे पहले एसेट्स बेचे जाते हैं और लाइबिलिटीज सेटल की जाती हैं। लाइबिलिटीज सेटल करने के बाद फिर अगर कोई पैसे मिले तो शेयर होल्डर्स को पैसे रिटर्न होंगे। और क्या ये हो सकता है कि लाइबिलिटी सेटल करके बचे ही कुछ ना? तो शेयर होल्डर्स का हाईएस्ट रिस्क है विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स। नंबर 1, डिविडेंड भी सबसे एंड में मिलना है, और नंबर 2, अगर कभी वाइंडिंग अप हुई भी तो इवन देन पैसे सबसे एंड में मिलने हैं। तो शेयर होल्डर्स क्योंकि डिविडेंड के एंगल से भी और रीपेमेंट के एंगल से भी हाईएस्ट रिस्क ले रहे हैं, देयरफॉर फिर ये वो एक्सपेक्ट करते हैं
कि उनका रिटर्न भी मिनिमम हो या हाईएस्ट हो। तो इसलिए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड का जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है। अच्छे प्रॉफिट्स हो जाएं तो हाई रेट हो जाता है, और अगर डेफिनेटली कम प्रॉफिट्स हो या लॉस हो जाए तो जीरो भी हो सकता है और डिक्लाइनिंग रेट ऑफ डिविडेंड भी हो सकता है। तो डिविडेंड किसका नॉट फिक्स होता है। आई होप कि मैं इस डिस्कशन में अकेला नहीं था। मैंने बहुत सी बातें कर दी हैं। आए इन बातों को थोड़ा थोड़ा जहां जहां जरूरत है मैं लिख के आपके साथ आगे चलूंगा। डिविडेंड रेट नॉट फिक्स समझ आ गया? किसकी बात हो रही है, ऑर्डिनरी की या कॉन्ट्रैक्ट? देन सर जो इसका कैपिटल होता है, ऑर्डिनरी शेयर्स का जो कैपिटल होता है, इट इज नॉट रीपेबल बाय कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस। तसल्ली से पहले सुनो, पहले ये देख लीजिएगा कोई मैंने जो बातें की उससे अगेंस्ट बातें तो नहीं लिख रहा। मैंने तो अभी आपसे कहा था कंपनी कैन समटाइम्स रीपरचेज इट शेयर्स, वो कंपनी की चॉइस है। कंपनी हैज नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न दिस अमाउंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस। एंड में अगर सरप्लस पैसे बचे लाइबिलिटी सेटल करके फिर डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को रिटर्न होंगे। अदरवाइज ड्यूरिंग द लाइफ कंपनी हैज नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द शेयर कैपिटल फंड्स टू द शेयर होल्डर्स। क्लियर है यहाँ तक? देयरफॉर इसीलिए क्योंकि ये पैसे नॉट रीपेबल है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पैसों को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाइबिलिटीज में लिखते हैं या अलग इक्विटी के हेड में लिखते हैं। प्रेजेंटेड इन कैपिटल, प्रेजेंटेड इन इक्विटी, इसका हमने हेड ही अलग बनाया हुआ। इसे लाइबिलिटीज में क्यों नहीं लिखते? लाइबिलिटीज में क्यों नहीं लिखते हैं? लाइबिलिटी किसे कहते हैं? जो पैसे वापस करने हैं, अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स में करने हैं तो करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे, आफ्टर 12 मंथ्स करने हो तो क्योंकि नॉट रीपेबल है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस, इसलिए ओन्ड फंड्स कहलाते हैं और ओन्ड फंड्स के लिए इक्विटी का हेड यूज किया जाता है। यहाँ तक हो क्या प्लीज? क्या क्या बात हुई? नंबर 1, डिविडेंड रेट फिक्स नहीं है, कैपिटल नॉट रीपेबल है, और प्रेजेंटेड इन कैपिटल, प्रेजेंटेड इन इक्विटी। आखिरी चीज यहाँ तक, डिविडेंड जो है, डिविडेंड कहाँ प्रेजेंट होता है? वो भी अगर मैं कहूँ इक्विटी में ही प्रेजेंट होता है इन द कॉलम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो आई होप कि आप बात समझ सकते हैं। ऑर्डिनरी डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस में नजर नहीं आता, वो कहाँ नजर आएगा? चेंजेस इन इक्विटी में, चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स से कॉलम। स्पेसिफिकली समझ आ गया? तो डिविडेंड प्रेजेंटेड है, प्रेजेंटेड है कॉलम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, column of retained earnings, column of retained earnings, yeah, the column of retained earnings in statement of changes in equity. जी यहाँ तक जो मैंने आपके सामने कुछ बातें की हैं, लिखने से पहले कोई कंफ्यूजन कर दी? देन आ जाए जरा ऑपोजिट साइड, रहने दीजिएगा सर बिठाए, ये काफी ज्यादा हो जाएगा तो मेरा ख्याल अकॉर्डिंगली देख लेंगे कैसे लिखना है। शेयर्स की जो दूसरी टाइप मैंने आपके सामने आज लिखी है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। बिफोर वी मूव ऑन, सबसे पहले इन वर्ड्स में जरा डिफरेंशिएट करें। मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है ऑर्डिनरी शेयर्स, आम शेयर्स, और राइट साइड पे बढ़ गया प्रेफरेंस, खास शेयर्स। ये जो शेयर्स अब मैं डिस्कस करने लगा हूं प्रेफरेंस शेयर्स, इनका नाम प्रेफरेंस इसलिए पड़ा है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैज प्रेफरेंस ओवर द डिविडेंड पेमेंट as well as preference over repayment of the principal amount over the shareholders, over the ordinary shareholders. Preference shareholders को ordinary shareholders पे दो preferences हैं। नंबर 1, डिविडेंड भी उन्हें पहले मिलता है और उनके पैसे भी अगर रीपे करने की वक्त आ जाए तो पहले रीपे किया जाता है। तो किसको किस पे प्रेफरेंस है, इसलिए नाम प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे प्रेफरेंस है, किस किस एंगल से? डिविडेंड के एंगल से और रीपेमेंट के एंगल से, इसलिए प्रेफरेंस एक वर्ड है, लेकिन डेफिनेटली विवाद पूरी नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स की भी दो टाइप्स है,
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जिससे आपने ये लफ्ज बोला, मुझे खतरा महसूस हुआ है कि आप लोगों ने शायद ये पहले सुना हुआ है। मेरे लिए बड़ा आसान था अगर आपने पहले ना सुना हो, लेकिन ये जो मेरा खतरा पड़ा है कि आपने सुना हुआ है, ये मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो जाना है क्योंकि आपका ख्याल है कि आपके जहन में है और अनफॉर्चुनेटली वो सही तरह जहन में नहीं होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर किसी के जहन में ये वर्ड्स आ गए हैं तो यकीनन मुझे गौर से सुनिएगा। अगर मैं गलत कहूं तो मुझे रोक लीजिएगा, लेकिन अगर मैं सही कहूं और आपको याद ना आए तो काइंडली मान लीजिए। आई होप कि मैं सही समझा सकूं। याद नहीं आए और ये भी गलत है तो काइंडली ये ना कीजिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कौन से शेयर्स? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले ये जो वर्ड आ गए रिडीमेबल इररिडीमेबल, इनका जरा मीनिंग को फाइनल कर लेते हैं। रिडीमेबल का बेटा मीनिंग होता है रीपेबल, और देयरफॉर फिर इररिडीमेबल का मतलब हो जाएगा नॉट रीपेबल। रिडीमेबल मींस क्या है? रीपेबल। रीपेबल के लिए रिडीमेबल वर्ड आता है। ये वर्ड हमने सुना था रिडम्पशन। रिडम्पशन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सवाल नंबर 300 पर ढूंढना है, ढूंढ के पेज नंबर बताना रखें। रिडम्पशन वर्ड आ गया। रिडम्पशन, रिडम्पशन से रिडीमेबल नहीं वो काइंडली तरह ढूंढ लीजिएगा पेज नंबर पे बता, पेज नंबर 69 बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 से ऊपर एक रिडम्पशन ऑफ शेयर्स वर्ड था, वहां आपने उसका मीनिंग लिखा होगा। रीपेमेंट शायद, रीपरचेज, रीपरचेज, रीपेबल। तो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स है तो रीपेबल शेयर्स है, शेयर्स की रीपेमेंट। यहाँ जो रिडीमेबल वर्ड है इसका मीनिंग हो जाएगा, वहीं से वर्ड लिखना शायद, रीपेबल। बस 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 वापसी 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 वापसी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्या बना? प्रेफरेंस शेयर, इन प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस करने होंगे, और अगर इररिडीमेबल वर्ड आ जाए तो वापस नहीं करने होंगे, नॉट रीपेबल। अगर मैं कहूं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके पैसे वापस करने होते हैं, तो क्या ये वही करेक्टरिस्टिक तो नहीं है जो लोन की होती है? हिम्मत, लोन क्या होता है? रीपे करना होता है। और अगर मैं कहूं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में इररिडीमेबल का मतलब है नॉट रीपेबल, तो क्या इसकी करेक्टरिस्टिक ऑर्डिनरी से मिलती जुलती तो नहीं हो गई है? लेकिन अब आ जाए, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की पूरी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का भी डिविडेंड होता है, लेकिन डेफिनेटली उसे फिर बोला जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आने चाहिए, लेकिन प्लीज मेरे इधर चांस दें, शायद सारे एड्रेस हो जाए, कोई रह जाएगा फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीमेबल है तो उन पे भी डिविडेंड दिया जाता है जिस तरह ऑर्डिनरी शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन उस डिविडेंड को फिर अब बोला जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है ये फिक्स होता है, इसका कोई ना कोई रेट डिसाइड होता है, 10%, 12%, 13%। ऑर्डिनरी शेयर्स की तरह ये वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल क्या होता है? चेंज नहीं होता। अगर 10% डिसाइड हुआ तो हर साल फिर 10% ही मिलेगा, 12%, 15%, इस रेंज में नॉर्मली ये फिक्स होता है। क्या ये करेक्टरिस्टिक भी लोन से मिलती जुलती है? क्या लोन का इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है? नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर्स की जो कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर्स की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये रीपेबल होती है। अगर एक कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके कैश रिसीव करे, अगर एक कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके कैश रिसीव करे तो एंट्री बताएं। अपने एंगल से, अपने एंगल से, कंपनी के एंगल से। कैश डेबिट होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर ये रीपेबल होगा, रिडीमेबल है, रीपेबल है, तो क्या ये लायबिलिटीज में प्रेजेंट होगी अमाउंट या इक्विटी में प्रेजेंट होगी? अमाउंट विल बी प्रेजेंटेड इन
presented in non-current liabilities because normally repayable after more than 1 year. इसे लाइबिलिटीज में क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि पैसे रीपेबल है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में मैंने क्यों एम्फसाइज किया है? क्योंकि नॉर्मली ये पैसे रीपेबल होते हैं आफ्टर मोर देन 1 ईयर। लेकिन अगर कुछ पैसे नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने हो तो क्या उसका करंट पोर्शन बन जाएगा और बाकी अमाउंट नॉन करंट लाइबिलिटीज में रह जाएगी। लेकिन अगर सारे पैसे ही मोर देन 1 ईयर के बाद पे होने हैं तो फिर सारी अमाउंट नॉन करंट लाइबिलिटीज में। नॉर्मली स्पीकिंग आम हालात में नॉन करंट लाइबिलिटीज में अमाउंट इसलिए आती है कि जनरली ये लॉन्ग टर्म पैसे होते हैं लेकिन होते रीपेबल हैं। एग्रीमेंट में लिखा होता है 5 साल बाद देने, 3 साल बाद देने, 10 साल बाद देने, डिफाइंड होते हैं उसी तरह जिस तरह लोन में डिफाइंड होता है। यहाँ तक ओके है प्लीज? तो यहाँ तक दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन क्या होगी? नंबर 1, प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स होता है अमाउंट रीपेबल होने की वजह से नॉन करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि मोर देन 12 मंथ्स के बाद इससे पे होना। अब सर इसको अगर यहाँ तक जरा देखा जाए तो यकीनन वर्ड शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एग्जैक्टली मिलती जुलती है लोन से। लोन में क्या होता है? क्या अमाउंट रीपेबल होती है? क्या इंटरेस्ट फिक्स होता है? तो देयरफॉर क्योंकि ये भी लोन की तरह है इसलिए लोन के पैसे भी लायबिलिटीज में आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे भी लायबिलिटीज में आ गए। सिमिलरली अब जो इंटरेस्ट होता है लोन का वो कहाँ होता है? फाइनेंशियल चार्जेस में होता है। फाइनेंशियल चार्जेस कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में किस जगह होते हैं? एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस के नीचे होते हैं। उस देयरफॉर क्योंकि ये भी लोन की तरह की चीज है इसलिए ये प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंशियल चार्जेस में प्रेजेंट होता है जस्ट लाइक इंटरेस्ट। ऑर्डिनरी डिविडेंड कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑर्डिनरी डिविडेंड कहाँ प्रेजेंट होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। लेकिन जब प्रेफरेंस डिविडेंड है, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये इसका जो डिविडेंड होता है वो जस्ट लाइक इंटरेस्ट फाइनेंशियल चार्जेस में प्रेजेंट होता है इन प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे क्यों हो रहा है? लोन की तरह की चीज है, लायबिलिटी है और देयरफॉर हम वर्ड यूज कर तो रहे हैं डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन। देयरफॉर ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है it is presented in किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? किसकी हुई जा रही है? it is presented in financial charges in profit and loss। in statement of profit and loss। SOPL मैंने क्या लिखा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। किस डिविडेंड की बात हो रही है? किस डिविडेंड? ऑर्डिनरी डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड में भी किस प्रेफरेंस डिविडेंड? रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड की बात हो रही है। रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर ऑल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल पर्पसेस इज जस्ट लाइक अ लोन। लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स है, पैसे लोन के रीपे होने होते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड भी प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल अगर है तो ये भी पैसे वापस होने होते हैं। इसलिए इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लाइबिलिटीज में आएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, और इसका जो इंटरेस्ट है, इसका सॉरी जो डिविडेंड है वो फाइनेंशियल चार्जेस में प्रेजेंट होगा। यहाँ मैं एक सेकंड रुक रहा हूँ, मेरी को बात समझ आ रही है? क्या मैं अकेला तो नहीं लगा हुआ? एनी कंफ्यूजन? आखिरी बात मैं कर लूँ फिर आपसे कुछ मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह बात लिख के घर जाएंगे इंशाल्लाह। अगर अभी नहीं चाहा तो कल लिख लेंगे। अब आज लास्ट में इंशाल्लाह लिखो, आप लिख के जाना चाह रहे जी सर। अब आगे फाइनली डिस्कशन हमारी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। ये मैंने एक वर्ड ऐसा लिखा है जिससे कि बेस पे मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ एफर्ट करने की पोजीशन में आप आ गए। सबसे पहली चीज मैं बता देता हूं क्योंकि वो शायद आप इंडिविजुअली नहीं सोच सकते। इसका भी प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, नाम प्रेफरेंस ही। प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल शेयर्स का जो होगा वो भी फिक्स होता है। तो डेफिनेटली ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये शायद लोन से मिलती जुलती है। फिक्स 10% 15% फिक्स है।
ये वाली कैरेक्टरिस्टिक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से मिल रही है सर, लेकिन इसका जो अमाउंट, इसकी जो अमाउंट होती है वो नॉट रीपेबल होती है। अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नॉट रीपेबल होती है, लाइक शायद ऑर्डिनरी शेयर्स। ये जो अमाउंट है देयरफॉर अमाउंट इज प्रेजेंटेड इन इक्विटी। मसलन जरा इक्विटी ध्यान में लाएं, जरा इक्विटी के हेड ध्यान में लाएं। स्टार्टिंग पॉइंट के शेयर कैपिटल पे रुके, एक सेकंड रुक जाए, बस यहीं रुके। शेयर कैपिटल अगर आप वर्ड बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इट मींस है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। तो अगर किसी कंपनी ने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए होंगे तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के बाद एक और हेडिंग आ रही होगी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। किस जगह? इक्विटी में उसी के नीचे। फिर डेफिनेटली शेयर प्रीमियम हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, एवरी अदर थिंग इज सेम, लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इक्विटी का पार्ट बन जाएंगे। इक्विटी का पार्ट क्यों बन गए? नॉट रीपेबल होने की वजह से, नॉट रीपेबल होने की वजह से। चलो आगे। देन इसका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ये भी प्रेजेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। इट इज प्रेजेंटेड इन column of retained earnings, column of retained earnings, column of retained earnings, column of retained earnings in statement of changes in equity, but before ordinary dividend। अपने ज़हन में जरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम लाएं जरा प्लीज। रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम, स्टार्टिंग पॉइंट, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट। एक मिनट रुक जाए, वगैरह 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 को छोड़ दें, प्लस प्रॉफिट वगैरह को छोड़ दें। अगर फॉर एग्जांपल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और ऑर्डिनरी शेयर्स भी हैं और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, कौन कौन से वर्ड्स बोल दो? मायूसी की इंतहा को साइड पे करके बोलने की दोबारा कोशिश करें। तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड होगा वो ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस होके आ रहा होगा। किस जगह भाईजान? फाइनेंशियल चार्जेस में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड ऑलरेडी शामिल हो गया होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ऑलरेडी लेस होके रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की रिटेन्ड अर्निंग्स में फिगर आ रही होगी। कौन सा दोबारा हरगिज लेस नहीं होगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड दोबारा नहीं लेस होगा रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में। कहां से लेस होके आया है? प्रॉफिट एंड लॉस में कहां से लेस होके आया है? ऑलरेडी फाइनेंशियल चार्जेस में ऐड होके प्रॉफिट में से लेस होके रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आया है। अब अगर इररिडीमेबल भी है और ऑर्डिनरी डिविडेंड भी है तो पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाला डिविडेंड लेस होगा, फिर अगर प्रॉफिट्स बचेंगे तो आखिरकार ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। इट मींस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी मौजूद हैं तो आखिर में डिविडेंड मिलेगा। किस किस के बाद ही मिलेगा? रिडीमेबल के बाद भी मिलेगा और इररिडीमेबल के बाद। इन अदर वर्ड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़हन में लाएं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़हन में लाएं। उसमें क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हो गया होगा, सारे खर्चे भी लेस हो गए होंगे और रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस हो गया होगा। उसमें से फिर इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस होगा। फिर अगर प्रॉफिट्स बचेंगे तो इंशाल्लाह ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जरूर मिलेगा। तो ऑर्डिनरी अब जो वर्ड है, ऑर्डिनरी पे थोड़ा सा गौर करें। ये आम शेयर होल्डर्स हैं। इन गरीबों को कब मिलेगा? सबको मिलने के बाद इंशाल्लाह इन्हें जितना होगा वो सारा मिलेगा। लेकिन अगर वो ना बचा तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अगले साल मिलेगा। अब आपसे सवाल जो इस वक्त ये उठाना है वो मैंने, वो ये है कि आप बताएं, आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बनना चाहेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनना चाहेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनना चाहेंगे या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनना चाहेंगे?
हम इस वक्त कुछ नहीं बनना चाहेंगे, ये सवाल का जवाब नहीं। हम इस वक्त सब कुछ बनने को तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना ओपिनियन दें। अब बेटा असल में इशू ये है, बिल्कुल ठीक है, इसमें डिवाइडेड ओपिनियन होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कुछ लोग रिस्क लेने वाले होते हैं और कुछ लोग रिस्क अवॉइड करने वाले होते हैं। बस आपसे सवाल खत्म हो गया है, बाकी मेरी बातें शुरू। इतनी ही काफी है, मैं गलती करके पछता रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरे ही बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20-25 मिनट से मैं अकेला बोल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। क्या ख्याल है? और आप भी अच्छे और यूं यूं हो रहे थे। मैं दोबारा शुरू होने लगा। नहीं प्लीज, ये वाली बात हम कंप्लीट करके उठेंगे। वो लोग, वो शेयर होल्डर या वो इन्वेस्टर्स जो रिस्क लेने के लिए विलिंग है, किस उम्मीद पे कि इंशाल्लाह ज्यादा मिलेगा, कंपनी फैलती जाएगी, एक्सपेंड होती जाएगी, इंशाल्लाह मेरे शेयर्स खरीदने के बाद कंपनी ने तरक्की ही करनी है, तो वो तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इसलिए बनना चाहेंगे क्योंकि अगर वो रिस्क ज्यादा लेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन वो हजरात जो रिस्क नहीं लेना चाह रहे, कम से कम रिस्क अगर लेना चाह रहे हैं, तो वो फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेंगे। जो सॉर्ट ऑफ मॉडरेट रिस्क लेना चाह रहे हैं, कुछ डिविडेंड फिक्स मिल ही जाए, कोई नहीं, पैसे इंशाल्लाह मिल ही जाएंगे, तो जो मॉडरेट रिस्क लेना चाह रहे हैं वो किस तरफ चले जाएंगे? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ चले जाएंगे। मैं बात उलट करने लगा हूं। अब आप कंपनी बन जाए, कंपनी की मैनेजमेंट बन जाए, आपने पैसे रिसीव करने हैं शेयर्स के अगेंस्ट, एज अ कंपनी बताएं आप क्या डिसीजन लेंगे? ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए जाएं, रिडीमेबल इशू किए जाएं, या इररिडीमेबल इशू किए जाएं? कंपनी का रिस्क सबसे कम किस में है? ऑर्डिनरी में। प्रॉफिट होंगे तो दे देंगे, फिर भी सोचेंगे अगर देना होगा, फिर भी कह देंगे रिटेन करने, रीपेमेंट करनी नहीं है, तो कंपनी का मिनिमम रिस्क कितना किस में होगा? ऑर्डिनरी में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर लोग ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनका तो हाईएस्ट रिस्क है। हमारी कंपनी की फॉर एग्जांपल रिपीट अच्छी नहीं है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है, तो हम ऑर्डिनरी शेयर्स इशू नहीं कर पाएंगे। फिर हमारी कोशिश किधर हो जाएगी? और अगर उधर भी गेम ना बनी तो फिर सॉर्ट ऑफ लोन ही है। फिर लोग मजबूरन हमें जो पैसे दे रहे होंगे वो हम वापस भी करेंगे, और इंशाल्लाह फिक्स उन्हें डिविडेंड भी देना हमें पड़ेगा। यहाँ तक बात अब समझ आ गई है? देर आर टू मेन कैटेगरीज, बोल दें प्लीज। And then there are two subcategories of preference shares, redeemable and irredeemable. अब मैं इस तरह करता हूँ, आप लिखना चाह रहे हैं तो मैं बिल्कुल खामोश हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको भी अगर कोई आवाज आए, आप भी खामोशी से करनी, ये लिख के उठिएगा। जो लास्ट टाइम वाले हजरात हैं, आई होप कि उन्होंने चिंगम खत्म कर ली है, और चिंगम के अलावा भी लवाजमात चलते रहे हैं, तो आई होप कि उन्हें नजर आ रहा है। मैंने पूछना असल में ये था, अगर कोई देखना चाह रहा है तो आई होप कि नजर आ रहा है। उन्होंने ठीक ठाक ही इंजॉय किया है मेरी इस 25 मिनट की डिस्कशन को, ठीक ठाक चीजें साथ साथ, अकेले अकेले, असल मसला अकेले अकेले, वरना मेरे बिल्कुल कोई इतराज नहीं था, लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह आपने चबाया है, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी बात पूरी कर पा रहा। तो काइंडली प्लीज लिखिए, ठीक है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है मेरे ख्याल इस वक्त रहने दें, पहले नोट कर लें, इंशाल्लाह मैं इधर ही लिख लें, मैं क्वेश्चन का जवाब दे के दूंगा। मैंने जो ये पंगा ले ली है, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक। ये कोई रीजनेबल नजर आ रहा है? प्लीज सॉरी, मैं लास्ट टाइम वाले से पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। जी सिकंदर साहब, आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, मेरे ख्याल अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये बातें और आगे चलनी है, फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस वक्त शायद इस बात का कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं कर दूंगा। जहां तक इस वक्त जरूरत है वहां तक कर लें, क्योंकि गेम तो अब ऑन है। नहीं हाशिम साहब, जो आपने देखा है वही मैंने लिखा। ये रिडीमेबल वाला जो डिविडेंड है वो चेंजेस इन इक्विटी में ही आएगा, फाइनेंशियल चार्जेस में सिर्फ रिडीमेबल वाला है।
नहीं फैसल मैंने चेक किया, बेफिक्र है, मैं चेक किया, मैंने पूछा, अभी करता हूँ फाइनल इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। बहरहाल अगर कुछ खा रहे हैं तो चबा के खाइएगा, आप इस वक्त निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, मैं नहीं देखा। एक मिनट, मेरे ख्याल यहाँ तक लिखा है, मैं check करता हूँ। ये फर्स्ट साइड लिखी है, ये लेफ्ट साइड ऑर्डिनरी वाली। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली नोट करके आप लोगों ने बताना। डिविडेंड प्रेजेंटेशन का मतलब है कि डिविडेंड कहाँ आना है, और कैपिटल प्रेजेंटेशन का मतलब है जो पैसे लिए हैं उन्होंने कहाँ आना है, एक ही चीज है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स नमाज का अगर आपने जाना तो चले जाए, अगर आपने नोट कर लिया तो अल्लाह हाफिज। ये मैं बताने लगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स है क्या, आप तो मेरे साथ फंसे हुए। इस तरह करें, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो रादर देन कि हम इस वक्त जल्दबाजी में वो क्वेश्चन एड्रेस करें, हम कल आप लोग एक नजर पड़ गई, कल दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।
आज इस तरह घर के लिए होमवर्क, ये जो फर्स्ट 16 रेशियोज हुई हैं, अगर इनके को फार्मूले आज ज्यादा घंटा पढ़ के आए तो आज मेरा ख्याल थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना था। तो ये कल फिर आप जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह तो आपसे चंद फार्मूलाज रैंडमली सुन लूंगा। तो आज फार्मूले जरा रिवाइज करके उन्हें याद करने की कोशिश करें। बहरहाल अगर कोई इंडिविजुअली रिवाइज करना चाहे आप, तो आपके जो वॉल्यूम 1 में एंड में जो क्वेश्चंस हैं टेस्ट क्वेश्चंस के नाम से, तो अगर आप इंडिविजुअली पिछले टॉपिक्स रिवाइज करना चाहें तो मेरे ख्याल 2-2 क्वेश्चन हैं सबके, तो उनको आप इंडिविजुअली फिलहाल रिवाइज करने की कोशिश करना। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ देता रहूँ। अगर आप इंडिविजुअली कुछ करना चाहते हैं तो यकीन नुसरत जा सकते हैं। मेरी बात खत्म ही नहीं हो रही। अल्लाह हाफिज जी, नमाज पढ़ के इंशाल्लाह जाएंगे।